स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो टाइप्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में स्टडी किया था। उसके लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। डिमांड जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है उनमें जब चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड जो डिमांडेड ऑफ कमोडिटी है उसका रिस्पांस क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी में कितना चेंज आता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमने पहले पढ़ा है, जब लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड हमने वीडियो समझा था, उसमें पढ़ा था कि इनकम किसी भी कंज्यूमर की डिमांड की एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। इनकम और डिमांड में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, और जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कम हो जाती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में जब कोई चेंज आता है तो उसके कारण डिमांड में कितना चेंज आता है, कितना परसेंटेज चेंज आता है, दैट वी स्टडी थ्रू, वी अंडरस्टैंड थ्रू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम। जब एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो डिमांड में कितना चेंज आता है वो हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू मेज़र करते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम 10% बढ़ी तो कंज्यूमर की डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कितना परसेंट बढ़ी, ये हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू मेज़र करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बेसिकली EY से लिखते हैं, Y फॉर इनकम। इट कैन बी सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, चेंज इन D अपॉन D, और परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या है, चेंज इन Y अपॉन Y। तो जो फार्मूला निकल के आएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का, दैट इज़ चेंज इन D अपॉन चेंज इन Y मल्टीप्लाइड बाय Y अपॉन D। यहाँ पे जो चेंज इन D है दैट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन Y रिप्रेजेंट्स चेंज इन इनकम, Y represents initial income and D represents initial demand. So इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू हम मेज़र करते हैं कि जब इनकम में कोई चेंज आता है तो डिमांड में कितना चेंज आता है। Then we will understand the types of income elasticity of demand. Basically there are three types of income elasticity of demand: positive income elasticity of demand, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है। अगर कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज़ होने से डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता है, और कंज्यूमर की इनकम कम होने से कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड कम होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस डायरेक्शन में इनकम में चेंज है, सेम उसी डायरेक्शन में अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इनकम 10% से बढ़ी तो डिमांड भी 10% से बढ़ गई, इनकम 10% से घटी तो डिमांड भी 10% से 5% से घट गई, दैट इज़ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनके लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है। देन पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी तीन तरह की होती है। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें पहला है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, when the proportionate change in quantity demanded is equal to proportionate change in income।
जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट वुड बी इक्वल टू 1 व्हेन जितना चेंज इनकम में है उतना ही चेंज डिमांड में हुआ है. चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन इनकम. फॉर एग्जांपल, इफ इनकम इंक्रीजेज बाय 50% and demand also increases by 50%, then demand would be called as unitary income elasticity of demand. और इस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनकम और डिमांड में जो चेंज है दैट इज इक्वल टू ईच अदर. देन मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो सेकेंड टाइप है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट इज मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये क्या होता है? जब प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम. फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना वही एग्जांपल लेके चलें कि अगर इनकम 50% से बढ़ती है तो डिमांड 100% से बढ़ जाती है. जितना चेंज इनकम में हुआ, जितना इंक्रीज़ इनकम में हुआ, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ अगर हमारी डिमांड में आता है तो उसको हम कहते हैं मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और उस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट वुड बी मोर देन 1. EY इज़ ग्रेटर देन 1. जितना चेंज इनकम में है उससे ज़्यादा चेंज अगर उनकी डिमांड में आता है. लग्जरी गुड्स के केस में ऐसा होता है. लग्जरी गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 होती है. हमारी इनकम जितनी बढ़ती है उससे ज़्यादा हमारी उन गुड्स के लिए डिमांड बढ़ती है. तो उस केस में जो EY है दैट इज़ ग्रेटर देन 1. देन कम्स लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये इसका क्या मतलब है? जब प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम. मतलब जितना चेंज इनकम में है उससे कम चेंज हमारी डिमांड में. फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल हम कंटिन्यू करें कि हमारी इनकम 50% से बढ़ रही है तो हमारी डिमांड बढ़ रही है बट ओनली बाय 25%. इस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट वुड बी लेस देन 1. EY इज़ लेस देन 1. जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है उससे कम इंक्रीज़ हमारी डिमांड में है. पॉजिटिव तो है, इनकम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रही है, पर जितना चेंज इनकम में आया है उससे कम चेंज डिमांड में आया है तो उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1. देन सेकेंड टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? जब जितना चेंज जब कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज़ होने के साथ एक गुड की डिमांड डिक्रीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ नेगेटिव फॉर इन्फीरियर गुड्स. उन गुड्स को हम गिवन गुड्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बहुत कॉमन एग्जांपल, ट्रेडिशनल एग्जांपल है कि जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ही वुड प्रेफर टू परचेज वीट इंस्टेड ऑफ मिलेट. वो जैसे मिलेट को हम थोड़ा लो क्वालिटी ग्रेन में कंसीडर करते हैं, वीट एंड राइस को हम हाई क्वालिटी ग्रेन में कंसीडर करते हैं. तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो मिलेट की जगह वीट को परचेज़ करना शुरू कर देता है. और इस केस में जो मिलेट है दैट वुड बी इन्फीरियर टू वीट फॉर द कस्टमर. और इसका अगर मैं एक एकदम आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे बीड़ी और सिगरेट. बीड़ी इज़ कंसिडर्ड एज इन्फीरियर गुड एज़ कंपेयर टू सिगरेट. तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो बीड़ी की जगह सिगरेट यूज़ करना शुरू कर देता है. तो वो गुड्स जिनका इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है, मतलब इनकम बढ़ने के साथ जिन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है तो उन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं. तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है. इन्फीरियर गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ उनकी डिमांड कम हो जाती है. देन ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब व्हेन EY इज़ इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है पर डिमांड में कोई चेंज नहीं. किसी भी प्रोडक्ट की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो कब होगी? जब कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज़ होने के साथ उस प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं है. तो इस केस में जो EY है दैट वुड बी इक्वल टू 0. नॉर्मली ऐसा एसेंशियल गुड्स के केस में होता है. फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्ट है ना, अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी, अगर हम एक महीने में
1 पैकेट सॉल्ट का यूज़ करते हैं, तो इनकम बढ़ने के बाद भी हम 1 पैकेट सॉल्ट ही यूज़ करेंगे। हमारी इनकम कम है तो भी हम 1 पैकेट सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ गई है तो हम 1 पैकेट की जगह 2 पैकेट नमक खरीदना शुरू कर देंगे और दाल में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डालना शुरू कर देंगे। तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ? जहाँ पे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है पर प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल जैसे मैच बॉक्स आप ले सकते हो, है ना। एक लिमिट में हम उसको यूज़ करते हैं, इनकम बढ़ जाएगी तो भी हम उन्हें, ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ने के साथ हम पहले 1 पैकेट खरीदते थे माचिस का, अब हम 2 पैकेट खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की जो गुड्स होती हैं उनके केस में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होती है 0। यहाँ पे आप ये जो इनकम इलास्टिसिटी है उसका ग्राफ देख सकते हैं। देखिए ये है, पहला ग्राफ है हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला, जहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 अगर है तो इसका मतलब क्या है? जितना इंक्रीज़ इनकम में है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ डिमांड में है। तो आप ये देख सकते हैं वाई एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है। जब इनकम हमारी वाई थी, ओ वाई थी, तो हम ओ क्यू क्वांटिटी परचेज़ कर रहे थे। इनकम हमारी बढ़ के वाई से ओ वाई से ओ वाई 1 हो जाती है, तो हम क्वांटिटी भी, हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ के ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो जाती है। और आप ये देख सकते हैं ग्राफ से कि जो क्यू 1 है दैट इज़ ग्रेटर देन वाई 1। इसका मतलब क्या है? जितना चेंज इनकम में हुआ है उससे ज़्यादा चेंज डिमांड में हुआ है। तो दिस इज़ हाईली इनकम इलास्टिक डिमांड, ठीक है। देन है यूनिटरी इलास्टिक। इस केस में क्या है? जितना इंक्रीज़ इनकम में हुआ है उतना ही इंक्रीज़ डिमांड में हुआ है। जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं, इनकम हमारी पहले ओ वाई थी, क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू थी। इनकम बढ़ के हमारी ओ वाई से ओ वाई 1 हो गई तो डिमांड हमारी बढ़ के ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गई। और आप ये देख सकते हैं ग्राफ में कि जो क्यू 1 है दैट इज़ इक्वल टू वाई 1। चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। तो इस केस में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ इक्वल टू 1। देन थर्ड वन इज़ लो इलास्टिक, वेयर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ रही है, पर जितना चेंज इनकम में आ रहा है उससे कम चेंज डिमांड में आया। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, इनिशियल इनकम ओ वाई थी, इनकम बढ़ के ओ वाई 1 हो गई। इनिशियल डिमांड ओ वाई पे हमारा ओ क्यू था, जब इनकम हमारी बढ़ के ओ वाई 1 हो गई तो डिमांड हमारी बढ़ के ओ क्यू की जगह ओ क्यू 1 हो गई। पर आप ये फिगर में देख सकते हैं कि क्यू 1 चेंज इन इनकम इज़ लेस देन वाई 1 चेंज इन इनकम। जितनी इनकम बढ़ी उससे कम हमारी डिमांड बढ़ी, तो इस केस में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ लेस देन 1। देन फोर्थ ग्राफ है हमारा ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इनकम बढ़ने से एक प्रोडक्ट की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, इनिशियल इनकम ओ वाई थी, हम ओ क्यू क्वान्टिटी परचेज कर रहे थे, इनकम हमारी बढ़ के ओ वाई 1 हो गई, तब भी हम ओ क्यू क्वान्टिटी ही परचेज कर रहे हैं। इनकम में चेंज आया है पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है, जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड फिफ्थ वन जो है दैट इज़ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब किसी इनकम बढ़ने के साथ किसी गुड की डिमांड कम हो जाती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब हमारी इनकम ओ वाई थी तो हम ओ क्यू क्वान्टिटी परचेज कर रहे थे, ओ क्यू क्वान्टिटी हम डिमांड कर रहे थे। हमारी इनकम जब ओ वाई 1 हो गई तो हमने, हमारी जो डिमांड है वो ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गई, पहले से कम हो गई। इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड कम हो गई, तो इस केस में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ नेगेटिव। और इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर हमें ये पूछा जाए व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स, तो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। देन है नेक्स्ट टाइप ऑफ elasticity of demand, that is called cross elasticity of demand, third type of elasticity of demand.
जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह की हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में जब चेंज आता है तो एक प्रोडक्ट की डिमांड में भी चेंज आता है। तो कितना चेंज आएगा वो हम मेज़र करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड प्रोडक्ट। एक दूसरे प्रोडक्ट की रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेज़र करते हैं। तो जो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, क्योंकि जैसे चाय, टी और कार, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। टी की प्राइसेस में इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उससे कार की डिमांड में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, या कार की प्राइस में इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उससे टी की डिमांड में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इन रिलेटेड गुड्स हैं। तो उस केस में जो इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है कि अगर पल्सेस की प्राइस में चेंज हो रहा है तो उससे चॉकलेट की डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ परसेंटेज ऑफ चेंज इन द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ आप देखिए ये फॉर्मूला हमने लिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। इस फॉर्मूले को जब हम और अच्छे से लिखेंगे, जैसे परसेंटेज चेंज को हम लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स। परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड को हम लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ वाई अपॉन ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज़ EC क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज PY अपॉन QX मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन QX अपॉन चेंज इन PY। PY क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड। चेंज इन PY क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y। QX ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X एंड चेंज इन QX क्या है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X। तो Y की प्राइस में चेंज आने पर X की डिमांड में कितना चेंज आएगा दैट वी मेज़र थ्रू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर Y की प्राइस में चेंज होने से गुड X की डिमांड में चेंज आता है, इट मीन्स बोथ गुड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर Y की प्राइस में चेंज होने से X की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, इट मीन्स बोथ गुड्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। द क्रॉस elasticity of demand may be positive or negative value. It depends whether the goods are complementary or substitutes. If two products are complementary, अगर goods complementary हैं तो उस केस में an increase in price for one is accompanied by and decrease in the quantity demanded of the other. एक गुड की प्राइस में इंक्रीज होने से दूसरे गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इस केस में जो फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल, उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब एक की प्राइस बढ़ी, एक गुड की प्राइस बढ़ी तो दूसरे उस गुड की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और अगर प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज़ होती है, गिरती है, तो जो दूसरी गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक गुड में की प्राइस कम हुई तो दूसरे की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो क्रॉस डिमांड इलास्टिसिटी है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, दैट इज़ नेगेटिव। एक की प्राइस घटती है तो दूसरे गुड की डिमांड, एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे गुड की डिमांड घट जाती है, और एक गुड की प्राइस घटती है तो दूसरे डिमांड की जो दूसरे गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है दो गुड्स के बीच में, इट मीन्स वो जो गुड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, वो जो गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है
उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर्स कॉफ़ी कम खरीदेंगे और उसका सब्स्टिट्यूट टी की डिमांड वो ज़्यादा करेंगे। तो एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ गई, तो उस केस में जो गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर एक गुड की प्राइस घटती है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है अगर उसकी डिमांड कम हो जाती है ना, जैसे अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई तो जो टी है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ पॉजिटिव। एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक गुड की प्राइस घटेगी तो दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, इट मीन्स जो दोनों गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स को शो करने के लिए देखिए ये ग्राफ है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, एक गुड की प्राइस में थोड़ा सा बढ़ने से ही दूसरे गुड की डिमांड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर जैसे एग्जांपल आप देखिए, वाई एक्सिस पे हमने डिमांड फॉर वाई लिया है, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड फॉर वाई लिया है और वाई एक्सिस में हमने गुड एक्स की प्राइस ली है। गुड एक्स की प्राइस P1 से P2 होती है तो जो गुड वाई है उसकी डिमांड Q1 से Q2 हो सकती है। और आप देख सकते हैं ग्राफ में Q1 Q2 इज़ मोर देन P1 P2। चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स इज़ ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो इस केस में ये जो दोनों गुड्स हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। वीक सब्स्टिट्यूट क्या है, जब एक गुड की प्राइस में बढ़ रहा है तो दूसरे गुड की डिमांड में बढ़ तो रही है पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स P1 से P2 हो गई तो जो डिमांड फॉर गुड टी है वो Q1 से Q2 हो गई। बढ़ी तो है पर उतनी नहीं बढ़ी है जितना प्राइस ऑफ गुड एस बढ़ा है, तो ये क्या है, वीक सब्स्टिट्यूट है। देन इस ग्राफ में हमने एक्सप्लेन किया है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा, अ स्मॉल फॉल इन प्राइस ऑफ ए कॉजेज अ लार्ज राइज इन डिमांड फॉर बी। अगर प्राइस ऑफ गुड ए P1 से P2 हो गई तो जो दूसरी उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो उसकी डिमांड Q1 से Q2 हो गई, तो उस केस में दोनों जो गुड्स हैं वो क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और वीक कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगी, जब अ लार्ज ड्रॉप इन प्राइस ऑफ ई कॉजेज ओनली स्मॉल राइज इन डिमांड फॉर एफ। ई और एफ दो गुड्स हैं, ई की जो प्राइस है वो घट के P1 से P2 हो गई, P1 से P2 बहुत ज़्यादा घट गई, पर जो एफ़ की डिमांड है वो सिर्फ Q1 से Q2 हुई है। डिमांड बढ़ी तो है, ई की प्राइस घटने से एफ़ की डिमांड बढ़ी तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो इस केस में जो ई और एफ़ हैं वो वीक कॉम्प्लीमेंट्री हम कहेंगे। तो जो समझने वाली बात है वो ये, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है दो गुड्स के बीच में तो वो गुड्स सब्स्टिट्यूट है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है तो वो दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो है इट मीन्स गुड्स अनरिलेटेड गुड्स हैं, वो ना तो सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आज के वीडियो में हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।